हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 5.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये दिया हुआ है कि सूची एपी है, तो एपी मतलब समझ लेते हैं। एपी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं एपी को। अब ये तो इसलिए शॉर्ट में हमने एपी लिखा क्योंकि देखिए ए यहां से आ गया, पी यहां से आ गया। अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे भी देख लेते हैं। इसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब आपसे बोला गया है कि आपको बेसिकली यहां पर कुछ भाग दिए गए हैं इस प्रश्न में, और बोला गया है कि कौन कौन सी जो स्थितियां होंगी वो एपी अर्थात समांतर श्रेणी बना रही होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम उन भागों को हल करते हैं, फिर देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला भाग आपको यहां पर दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपए 8 है। तो देखिए मान लीजिएगा आप 1 किलोमीटर चले हैं, तो 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए आपने किराया जो आपको लगेगा वो तो केवल 15 रुपए हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो बोला गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए देने ही होंगे। फिर यदि आप 2 किलोमीटर चलना चाहेंगे तो देखिए 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है, और जो एक्स्ट्रा किलोमीटर होगा पहले किलोमीटर के बाद उसमें 8 रुपए हैं। तो ये आपके पास 15 प्लस 8 आ जाएगा। तो ये आप देखिए आपके पास 23 आ गया। इसी तरीके से आप 3 किलोमीटर के लिए देखिए क्या किराया देंगे। आप देखिए 2 किलोमीटर के लिए 23 दे चुके हैं, प्लस उसमें अगर आप 8 जोड़ देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया, तो आपके पास ये 31 हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से देखिए 4 किलोमीटर के लिए किराया निकालोगे तो वो आपके पास 31 प्लस 8 अर्थात 39 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 किलोमीटर तो आप चल ही चुके। अब आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चल रहे हैं तो उसके लिए 8 रुपए लग गए। तो ये बेसिकली आपके किराए हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए शुरुआत के 4 किलोमीटर के किराए तक निकाल दिया। आप चाहें तो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऐसे करके काफी सारे किलोमीटर तक के किराए निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया। तो यहां पर अगर आप इसको पहला पद मान लेते हैं तो आपने इसको A1 मान लिया, इसको आपने दूसरा पद अर्थात A2 मान लिया, इसको आपने A3 मान लिया और इसको आपने A4 मान लिया। इसी तरीके से आपके पास चल रहे होंगे काफी सारे पद। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आप इनको पद में लिखेंगे तो आपके पास आ गया 15, 23, 31, 39 और इसी तरीके से आपके पास चलते रहेंगे। अब ये आपके पास एक सूची तो बन गई है, मतलब एक आपके पास सीरीज या श्रेणी तो आ गई है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखें समांतर श्रेणी को जांचने का केवल एक ही तरीका होता है। यहां पर हम उस तरीके को थोड़ा बता देते हैं जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। अगर आपके पास पद A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके के पद आपके पास चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर जिसको हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, और वो आपके पास A2 माइनस A1 आएगा। अगर आप निकालेंगे तो A3 माइनस A2 भी आएगा, A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। इसी तरीके से वो सार्वंतर आपके पास चलता रहेगा। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा ये बराबर आ रहे हैं सभी, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है अर्थात एपी है। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अभी आप ये देखो कि आप यहां पर A2 माइनस A1 निकालो। तो A2 माइनस A1 आपने निकाला, मतलब 23 माइनस 15 करोगे। 23 माइनस 15 आप देखिए आपके पास 8 आ गया। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालिए। ध्यान रखें अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है, तो यहां पर आप 31 में से 23 घटाएंगे, तो 31 में से 23 घटाया तब भी आपके पास 8 ही आएगा। और इसी तरीके से आप आगे भी यदि करेंगे तो A4 जैसे माइनस A3 कर देते हैं, तो ये 39 माइनस 31, तो ये भी आपके पास 8 आ रहा है।
तो देखिए यहाँ मैंने तो यहाँ पर 3 ही केवल अंतर दिखाए, आप चाहे तो A5 माइनस A4 भी निकाल सकते हैं, A6 माइनस A5 भी निकाल सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो अंतर आपके पास आया है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सभी बराबर आ रहे हैं। अतः आप बोल सकते हैं कि यह जो श्रेणी आपके पास बनेगी वो एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसको AP अंग्रेजी में शॉर्ट में बोला जाता है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको बोला गया है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए जो आपको श्रेणी बनानी है वो देखिए इतने भाग की बनानी है, क्योंकि यहीं तक कॉमा लग रहा है। तो आपको बेसिकली उपस्थित हवा की मात्रा की श्रेणी बनानी है, और आपको बोला गया है कि एक बार यदि वायु निकलती है तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिएगा प्रारंभ में उपस्थित हवा आपने x मान ली। अब बात आती है कि क्या x का हम मात्रक माने, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप माने या ना माने, क्योंकि यहां पर हम मात्रक के से नहीं खेलेंगे, यहां पर हमें केवल गणना से देखना होगा कि वैल्यू कैसी सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है घटाने पर। तो आपने x मान ली। अब आप देखिए कि यदि आप पहली बार हवा निकालेंगे तो पहली बार हवा निकालने पर उपस्थित हवा जो आपके पास बचेगी, मतलब जो आपके पास शेष हवा होगी, तो आप इसका 1/4 हटा दोगे, तो आपने 1/4 x का हटा दिया, तो आपके पास 3/4 x बचा। आप देख भी सकते हो आपको तो बोला गया 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो बचा हुआ भाग तो 1/4 x आप हटा दोगे बेसिकली उसमें से जो बाहर निकला है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी बार हवा निकालने पर उपस्थित हवा देखना चाहें तो वो आपके पास हो जाएगी, देखिए 3/4 x है अभी, अगर आपने दोबारा हवा निकाला तो आप इसका भी 1/4 भाग निकल जाएगी हवा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा यहां से 3/4, यहां पर x आएगा माइनस 3/16 x। तो देखिए जब आप इसको सरल करोगे तो ये 9x/16 आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर आप निकालें कि तीसरी बार हवा निकलने के बाद किस उसमें उपस्थित हवा की मात्रा क्या होगी, तो वो देखिए 9x/16 तो अभी है, अगर आप इसका 1/4 भाग निकाल दोगे तो आप 1/4 9x/16 घटा दोगे, तो आपके पास उपस्थित हवा इसका सॉल्व करने पर जो आएगी वो हो जाएगी। तो देखिए 9x/16 माइनस ये 9x/64 आपके पास हो गया यहाँ से। तो आप देखो यदि आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये 27x/64 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहीं तक मैं रुक गया कि तीसरी बार हवा निकालने के बाद हम उपस्थित मात्रा, अगर आप चाहते हैं तो आप चौथी बार हवा निकालने के बाद उपस्थित मात्रा भी निकालें, पांचवी बार हवा निकलने के बाद उपस्थित मात्रा भी निकालें, ये पूरा आप पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखें कम से कम आप एक ऐसी श्रेणी तो जरूर बनाएं जिसके 3 या 4 पद तो आप सबसे पहले लिखे ही लिखें। अगर आप 4 पद से कम लिख रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें ऐसा, आप कम से कम 4 पद तो लिखें ही। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 4 पद बेसिकली बना दिए, x 3/4x 9x/16 और 27x/64। तो अगर आप देखो उपस्थित हवा की मात्रा की जो सूची बनाएंगे अर्थात श्रेणी बनाओगे तो आपके पास आ जाएगी x, दूसरा पद था 3/4x, तीसरा पद था आपके पास 9x/16, चौथा पद था आपके पास 27x/64, और ऐसे आपके पास काफी सारे पद चलते रहेंगे जब तक आप पद निकालेंगे। तो अब आप देखो कि अगर आप A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो देखो 3/4 x माइनस x, ये आपके पास माइनस का x/4 आ गया। इसी तरीके से अब आप A3 माइनस A2 करो, मतलब तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, तो आपके पास आ जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। तो देखो ये आ गया 9x माइनस 12x/16 अर्थात माइनस का 3x/16। इसी तरीके से आप A4 माइनस A3 निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 27x/64 माइनस 9x/16। तो देखिए ये आ जाएगा 27x माइनस 36x/64।
तो ये माइनस का 9x बटे 64 आपके पास आ गया। अब आप ये देखिए कि आपने सीखा था कि समांतर श्रेणी पता करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है कि ये a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 बराबर आनी चाहिए। अब हम इस भाग में चेक करते हैं कि क्या ये बराबर हैं। तो आप देखो कि आपके पास a2 माइनस a1 माइनस x बटे 4 आ रहा है, a3 माइनस a2 आपके पास माइनस का 3x बटे 16 आ रहा है, और a4 माइनस a3 माइनस 9x बटे 64 आ रहा है। अगर आपको कोई भी दो पद ऐसे दिखाई दे गए कि वो बराबर ही नहीं है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आपने इसको देखने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो देखो इनको ही देख लो, केवल ये दोनों ही आपके पास बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः आप बोल सकते हैं कि यह जो सूची आएगी वो समांतर श्रेणी में नहीं हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरे भाग में आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, आपको बेसिकली इसकी श्रेणी बनानी है। और आप देखिए आपको आगे दिया हुआ है जो कंडीशन है वो है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो 150 रुपए है, और बाद में यदि आप प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत करेंगे तो 50 रुपए से बढ़ती जाएगी। तो आप देखो सबसे पहले आपको जो श्रेणी बनानी है वो तो इतने भाग की बनानी है, अर्थात कुएं को खोदने में जो लागत आ रही है उसकी बनानी है श्रेणी। तो देखिए सबसे पहले आप प्रथम मीटर खोदेंगे तो वो लागत निकाल लीजिएगा। तो आपने प्रथम मीटर खोदने के बाद लागत निकाली, तो वो तो आपको 150 रुपए ही दी हुई है, तो आपने 150 लिख दिया। इसी तरीके से आप 2 मीटर खोदने के बाद लागत निकालोगे, तो वो देखो प्रथम मीटर में तो 150 आ गई, और आप 1 मीटर एक्स्ट्रा कर रहे हो बेसिकली 2 मीटर में, तो ये आपके पास 50 रुपए से बढ़ जाएगी, मतलब 200 रुपए आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 3 मीटर खोदेंगे तो आपके पास जो लागत आएगी, तो देखो 2 मीटर के लिए तो 200 हो गई, प्लस अब 1 मीटर आपने एक्स्ट्रा और किया 3 मीटर बनाने के लिए, तो उसके लिए 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपके पास बढ़ गया, तो ये 250 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप 4 मीटर कुआं खोदेंगे तो आपके पास जो लागत आएगी वो 250 प्लस 50 ये 300 आ जाएगी। इसी तरीके से आप काफी सारे मीटर खोदने के बाद लागत निकाल सकते हैं। यहां मैंने देखिए 4 पद बेसिकली बना लिए हैं। तो अब इन पदों को यदि मैं लिखूंगा तो पहला पद है 150, दूसरा पद है 200, तीसरा पद है आपके पास 250, और चौथा पद है 300, और इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये आपके पास a1, a2, a3 और a4 ऐसे पद होते हैं, तो आप a2 माइनस a1 निकालो, तो वो आपके पास आया 200 माइनस 150, तो आपने 50 मिला। इसी तरीके से अब आप a3 माइनस a2 निकालो, तो वो देखो 250 माइनस 200 आएगा, ये भी 50 आ रहा है आपके पास। इसी तरीके से आप a4 माइनस a3 निकालिए, तो वो 300 माइनस 250 आएगा, मतलब 50 आ रहा है। तो यहां से अब आप इतना श्योर हो गए कि आप आगे भी यदि a5 माइनस a4 आगे a6 माइनस a5 निकालते तो वो भी बराबर ही आपके पास आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि यह जो श्रेणी आएगी वो एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब हम चतुर्थ भाग पर देखते हैं इस प्रश्न के। इसमें बोला गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए जो आपको श्रेणी बनानी है वो बनानी है खाते में जो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आएगा। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान भी रखना है। मिश्र धन फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, और समय यहां पर वार्षिक हो गया। अब यहां से आप देखो कि जो एक वर्ष के बाद आप मिश्रधन निकालो, तो वो आपके पास मिश्रधन देखिए आ जाएगा मूलधन अर्थात 10,000, 1 प्लस दर आप देखो आपके पास 8 है, और समय आप एक वर्ष के बाद निकालने हैं तो आप 1 लगा देंगे यहां पर घात, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू 108 बटे 100। देखो 0 से 2 जीरो ये कट गए,
तो आपके पास आ जाएगा 10,800 रुपए। अब आपने एक वर्ष के बाद मिश्र धन तो निकाल लिया। ध्यान रखें आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो अगर आप 2 वर्ष के बाद मिश्र धन निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तो देखिए ये आपके पास आ गया 10,000 इंटू 108 गुणा 108/100 गुणा 100, क्योंकि 108/100 का होल स्क्वायर बनेगा, तो आप उसको गुणा करके लिख दीजिएगा। बेसिकली आपको हल करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हल करें। तो देखिए यहाँ 4 जीरो हमने एक कैंसिल कर दिए, तो 108 का स्क्वायर आपके पास बन गया है। तो यदि आप 108 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, मैं कर देता हूं एक बार, 11,664 रुपए ये आपके पास आ गया। अगर आप इसी तरीके से 3 वर्ष बाद मिश्रधन निकालेंगे तो देखिए 3 वर्ष बाद यदि आप मिश्रधन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर 3 कर दोगे आप। तो देखो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 बटे देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100, ये आपके पास आ गया। तो देखिए ये 4 जीरो तो आपने कैंसिल कर दिए यहाँ से। अब आपके पास बचा है 108 की घात 3 बटे 100। तो देखिए 108 की घात 3 यदि आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12,59,712 बटे 100। तो देखिए ये यहाँ से आपके पास 12,597.12 रुपए आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपने 3 पद ही निकाल लिए, क्योंकि इन्हीं 3 पदों से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इनको पदों में लिखेंगे अर्थात श्रेणियों में बनाओगे तो सबसे पहले तो आप A1 अर्थात 10,800 लिख दोगे, फिर आप 11,664 लिख दोगे, फिर आप 12,597.12 लिख दोगे। इसी तरीके से आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर आप देखिए यहां से कि यदि आप A2 माइनस A1 निकालें तो वो आपके पास आ गया 11,664 माइनस 10,800। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 864। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालोगे तो वो आ गया 12,597.12 माइनस 11,664। तो देखिए ये आपके पास हल करने पर आ गया यहां से 3 3 933.12। अब आप देख रहे हो कि यहां पर आपने A2 माइनस A1 निकाला और A3 माइनस A2 निकाला, तो यही दोनों बराबर नहीं आए हैं। आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं आए हैं। अतः आप बोल सकते हैं कि यह जो श्रेणी होगी वो एक समांतर श्रेणी अर्थात AP नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A है और सारवंतर D दिया हुआ है। और आप देखिए आपको यहाँ पर 5 भाग दिए हुए हैं और आपको पांचों भागों को हल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये आपको याद भी होना चाहिए। पहले तो आप इतना ध्यान रखें, यदि किसी AP अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है और वो आपको A दिया हुआ है, तथा सारवंतर आपको दिया हुआ है जो कि D के बराबर है, तो यहां से जो श्रेणी आएगी अर्थात जो AP आपके पास बनेगी उसके अगर आप पद लिखोगे तो वो आपके पास आ जाएंगे A कॉमा, क्योंकि A तो देखो पहला पद ही है तो आपने A लिख दिया, कॉमा A प्लस D, कॉमा आप इसमें भी देखो D जोड़ दो तो A प्लस D आपके पास आ गया। फिर अगला वाला पद आ जाएगा, आप इसमें भी D जोड़ देंगे तो A प्लस D प्लस D प्लस D। इसी तरीके से आपके पास पद चलते रहेंगे, क्योंकि आप देखो सारवंतर का मतलब होता था कि अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम आना चाहिए। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो D आ रहा है, इन दोनों पदों का डिफरेंस निकाल के देखोगे तब भी D, इन दोनों पदों का अंतर निकाल के देखोगे तब भी D आ रहा है। इसका मतलब अगर आप पद लिखोगे तो आप हर पद में D जोड़ते जाओगे तो आपके पास वो उस समांतर श्रेणी के पद आते रहेंगे। तो अगर आप यहां से इसको थोड़ा सरल करो तो आपके पास जो श्रेणी बनेगी वो उसके पद हो जाएंगे A कॉमा A प्लस D
आप देख सकते हो ये आपके पास a प्लस 2d लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये देखो a प्लस 3d हो गया, ये आप देख भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अगला पद सोचना चाहेंगे तो a प्लस 4d कॉमा a प्लस 5d कॉमा, इसी तरीके से आपके पास काफी सारे पद चलते रहेंगे। अब आप देखो कि आपको तो केवल ये बोला गया था कि प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। तो आप देखो पहला जो आपके पास दिया हुआ है भाग, उसमें a बराबर 10 दिया गया है और d बराबर भी 10 दिया गया है। तो अगर आप चारों पद लिखना चाहेंगे तो यहां पर मैं AP लिख देता हूं और उसके 4 पद हम लिखेंगे। तो पहला पद तो a आ गया, फिर आ गया a प्लस डी आ गया, फिर आ गया आपके पास a प्लस 2d और फिर आ गया आपके पास a प्लस 3d, और इसी तरीके से आपके पास चलते रहेंगे। तो अभी आप ये देखो कि a की जगह तो आप 10 लगा दोगे। अब a प्लस डी यदि आप निकालोगे मतलब 10 प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरीके से a प्लस 2d अगर आप निकालोगे तो 10 प्लस 2 गुणा 10 मतलब 20 आ गया। a प्लस 3d अर्थात a प्लस मतलब 10 प्लस 3 गुणा 10 अर्थात 30 आ गया, और इसी तरीके से पद ये चलते रहेंगे। तो देखो ये तो 10 आ गया, ये 20, ये 30, ये 40, और ये आपने 4 पद यहां से लिख दिए हैं। अब दूसरे भाग पर आ जाओ। इसमें आपको दिया हुआ है a माइनस 2 है और d आपके पास 0 है। तो a अर्थात प्रथम पद दिया है आपको -2 और d मतलब सार्वंतर आपको 0 दिया हुआ है। अब आपने तो पढ़ा है कि AP के जो पद आएंगे वो a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा, इस तरीके से आपके पास चलते रहेंगे। आपसे 4 ही पद लिखने को बोला गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पद लिखे। आप आगे भी लिख सकते हैं a प्लस 4d तथा a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो देखो a तो आपके पास -2 है, तो ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद आपके पास a प्लस डी है, तो -2 प्लस 0 हो गया। तीसरा पद -2 प्लस 2d तो मतलब 2 गुणा 0 तो वो 0 ही आएगा। चौथा पद हो जाएगा -2 प्लस 3d अर्थात वो भी 0 आ गया। तो आपके पास ये 4 पद आपने लिख दिए। तो अगर आप इनको थोड़ा सा सरल करोगे तो देखो ये -2, ये आ गया -2, ये भी आपके पास देखो -2 आ रहा है और ये भी आपके पास -2 आ रहा है। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि श्रेणी के 4 के आप तो और भी पद लिखोगे तो सभी पदों का मान -2 ही आपके पास आ जाएगा। अब देखिए तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको a तो 4 दिया है और d -3 दिया है। तो देखिए a बराबर आपने 4 लिख दिया और d बराबर -3। तो अगर आप AP बनाएंगे तो उसके पद तो कुछ इस तरीके के होते हैं, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d कॉमा, इस तरीके से आपके पास चलते रहेंगे। अब बेसिकली आपको 4 ही पद लिखने हैं तो मैं a प्लस 3d तक ही लिखूंगा। अब देखो a तो आपके पास 4 आ गया कॉमा a प्लस डी अर्थात 4 प्लस -3 आ गया कॉमा a प्लस 2d अर्थात 4 प्लस 2 गुणा d यदि करोगे तो वो -6 आ गया। इसी तरीके से आप 4 प्लस 3d निकालोगे तो ये -9 आ गया, और आप इसको आगे रहने दीजिएगा क्योंकि 4 ही पद आपको लिखने थे। तो देखो जब आप इनको सरल करोगे तो 4 कॉमा देखो 4 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 1 आ गया। देखो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 6 अर्थात -2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो ये 4 - 9 आ जाएगा अर्थात -5। तो ये जो आपके पास ये पद आ रहे हैं ये आपके पास एक समांतर श्रेणी अर्थात AP बना देंगे। अब देखिए चौथे भाग पर अब हम चलते हैं। इसमें आपको a दिया हुआ है -1 और d दिया हुआ है 1/2। तो आपने यहां पर a बराबर तो -1 लिख दिया और d बराबर 1/2 लिख दिया। तो आप यहां से देखो कि अगर आप AP बनाएंगे तो उसके कुछ पद लिखना चाहेंगे तो आपके पास पहला पद तो a आ गया, दूसरा पद a प्लस डी होता था, फिर आपके पास a प्लस 2d होता था, फिर आप यदि निकालोगे तो a प्लस 3d, और इसी तरीके से आपके पास काफी सारे पद चलते रहेंगे। तो आप देखो पहला पद अर्थात a है वो तो -1 ही रहेगा, a प्लस डी अर्थात -1 प्लस 1/2 कॉमा -1 प्लस, अब देखो 2d है अर्थात 2 का गुणा करके d में आपको जोड़ देना है, तो ये 2 गुणा 1/2 1 आ गया। a प्लस 3d तो देखो -1 प्लस 3d यदि आप करोगे तो 3/2 आपके पास आ जाएगा। तो आप बस इनको हल करेंगे और जो मान आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए
ये -1 आ गया। यदि आप इसको हल करोगे तो -1/2। अब देखो -1 + 1 ये मिलके 0 आ गया। आप देखो यदि आप इनको हल करोगे तो आपके पास ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो आगे के पद भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका चतुर्थ भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको जो ए दिया है वो है -1.25 और डी दिया है -0.25। तो देखिए पांचवें भाग में आपने ए लिख दिया जो कि था -1.25 और डी था -0.25। तो यदि आप एपी अर्थात समांतर श्रेणी लिखेंगे तो आपने सीखा था कि इसके पद तो आपके पास पहला पद तो ए आएगा, दूसरा पद a + डी, तो डी जोड़ जोड़ के पद आप लिखते रहते थे, तो ये a + 2d आ जाएगा। अगला पद a + 3d आ जाएगा। अगर आप अगला पद भी निकालना चाहते हैं तो a + 4d आ जाएगा और इसी तरीके से आप काफी सारे पद निकाल सकते हैं। अब देखो a तो आपके पास -1.25 दिया है तो आप सीधे ये लिख दो, कॉमा। अब दूसरे पद में आप देखो a + 2d दिया, वो सॉरी a + d दिया हुआ है, मतलब -1.25 प्लस d मतलब -0.25, कॉमा। अब देखो a + 2d यदि आप लिखोगे तो a की जगह तो -1.25 प्लस 2d भी अभी आपको करना होगा, तो 2 गुणा d यदि आप करोगे तो -0.50 बन जाएगा। इसी तरीके से देखो अगर आप a + 3d निकालोगे तो -1.25 प्लस अगर आप 3 का गुणा करोगे d में तो ये आपके पास -0.75 बन जाएगा और इस तरीके से आपके पास ये पद चलते रहेंगे। तो अभी आप ये देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करो तो आपके पास आ जाएगा -1.25, कॉमा, ये देखो इनको हल करोगे तो ये आ गया -1.50। ये देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये -1.75 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए ये आपके पास हो जाएगा -2.00 अर्थात -2, और आप लिखना चाहते हो तो आगे पद लिखो, अर्थात कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस प्रश्न में तो आपको केवल 4 ही पद निकालने को बोला गया था। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो अब देखिए अगर आपके पास कोई एपी दी हुई है अर्थात एक श्रेणी बना के दे दी गई तो प्रथम पद निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि जो आपको पहला पद दिखाई दे उस श्रेणी में आप वो उसको बोल देंगे प्रथम पद। अब ये आपको सारवंतर दिया गया है तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि यदि आपके पास कुछ पद a1, a2, a3, a4, a5 इस तरीके के आपके पास चल रहे हो तो देखिए प्रथम पद तो आपके पास हो जाएगा, सीधे यहां पर देख के आप बोल सकते हो पहला पद तो a1 दिखाई दे रहा है तो प्रथम पद तो a1 आ गया। अगर ये आपके पास ap चल ही रही थी तो देखिए सारवंतर जो आएगा, सारवंतर को हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, वो आ जाएगा a2 - a1, या अगर आपका मन करता है a3 - a2 निकालो या a4 - a3, या इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये सभी मान बराबर ही आएंगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप a2 - a1 निकालेंगे या a3 - a2। तो यहां से इस तरीके से सारवंतर भी निकाले जाते हैं। अब देखिए पहले भाग पर आप आ जाइए। तो पहले भाग में जो आपको श्रेणी दी हुई है वो है 3, 1, -1, -3, और इसी तरीके से ये देखो केवल 4 पद लिखे हुए हैं और आपके पास डैश लगा हुआ है। तो यहां से आप देखो जो प्रथम पद आएगा, प्रथम पद आपके पास जो होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखो ये पहला पद तो 3 आ गया। इसी तरीके से यदि आप सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो देखो आपके पास आप 1 - 3 निकाल सकते हो, अर्थात देखो a2 - a1 मैंने यहां पर कर दिया तो -2 आया। मैं आपको केवल समझाना चाहता हूं तो आपको केवल इस वाले भाग में यह भी बता देता हूं कि यदि आप देखो a3 - a2 निकालते तो देखो -1 में से आप इस एक को घटा दो तो ये भी तो यही आना चाहिए, तो देखो -2 ही आ रहा है। इसी तरीके से यदि आप a4 में से a3 घटाते तो -3 में से आप -1 घटा देते तो ये -3 + 1 अर्थात -2 ही आता। तो इस तरीके से आप देखो आपने पहला भाग हल कर दिया। अब हम
दूसरे भाग पर आते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको जो श्रेणी दी हुई है वो है -5, -1, 3, 7 इस तरीके की। तो देखिए जो प्रथम पद होगा अर्थात ए, वो तो सीधे आपको दिखाई दे गया, -5 के बराबर होगा। और जो आपके पास सारवंतर होगा अर्थात स्मॉल डी, वो हो जाएगा आपके पास देखिए -1 -5, तो आपके पास -1 + 5 अर्थात 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा भाग भी हल कर दिया। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में आप देखिए आपको जो पद दिए हुए हैं वो हैं 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और कॉमा लगा के डैश डैश डैश, अर्थात ये चलते रहेंगे जितने पदों तक आप लिखना चाहते हैं। तो अभी आप ये देखो, ये आपके पास 3 है। आप ये देखिए कि जो आपके पास प्रथम पद होगा अर्थात स्मॉल ए, वो तो आपके पास देखो यहां से सीधे दिखाई दे रहा है कि पहला पद तो 1/3 दिखाई दे रहा है। और चूंकि ये सभी सार्वंतर निकालने हैं इन सभी में, तो ये तो एपी में आपके पास चल रहा था, आपको पहले ही बोला गया है एपी है, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चेक नहीं करना है आपको, आप सीधे कोई भी दो पदों का अंतर निकाल दो। ध्यान रखें अंतर हमेशा जो डी होता है वो हमेशा an+1 - an होता है। आप n का मान अगर 2 चाहोगे तो a3 - a2 आ जाएगा, या n का मान 3 लगाओगे तो a4 - a3, ये सभी बराबर ही आते हैं। तो आप कभी भी अगर कोई छात्र a1 - a2 लिख देता है तो ध्यान रखें ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। हमेशा a2 - a1 या a3 - a2 ही ऐसे ही टाइप के पद होते हैं। तो देखो आप a2 - a1 कर दो, चाहो तो a3 - a2 भी आप कर सकते थे। तो 5/3 - 1/3, तो ये आपके पास 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीसरे भाग में भी प्रथम पद तथा सारवंतर निकाल दिया है। अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। तो देखिए भाग संख्या 4 में जो आपको श्रेणी दी गई है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब देखो अगर आप प्रथम पद निकालोगे तो प्रथम पद तो आपको सीधे दिखाई देगा 0.6 हो जाएगा। और यदि आप सारवंतर निकालोगे तो सारवंतर का मतलब था a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3, कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने a2 - a1 कर दिया, अर्थात 1.7 में से अगर आप 0.6 घटा दो तो आपके पास 1.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारवंतर चतुर्थ भाग का भी निकाल दिया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, अर्थात यहां पर आपको जितने भी भाग दिए गए हैं आपको पहले तो ये दिखाना है कि कौन कौन से एपी होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। फिर आपको आगे बोला गया है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिख दीजिएगा। तो अब देखो यहां से पहला भाग आपको यहां पर दिया हुआ है कि जिसके पद हैं 2, 4, 8 तथा 16। तो अभी आप ये देखो आपके पास 4 पद दिए गए हैं। अगर आप इसका सारवंतर निकालें अर्थात पहले आप a2 - a1 करो तो वो आपके पास 4 - 2 आ जाएगा, अर्थात 2 आ गया। a3 - a2 करो तो वो देखो 8 - 4 आ गया, अर्थात 4 आया। इसी तरीके से आप a4 - a3 करोगे तो ये 16 - 8 अर्थात 8 आ गया। वैसे तो आपको a4 - a3 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो यही दोनों आपके पास बराबर नहीं आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो चूंकि a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, इसलिए ये जो श्रेणी होगी समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में होने का तो सीधा सीधा मतलब ये था कि ये सभी पद बराबर आने चाहिए, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, लेकिन ये आपके पास बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब चूंकि समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर देखिए आपको आगे कुछ भी हल नहीं करना है, क्योंकि आपको आगे यही दिया हुआ है कि यदि कोई एपी है तभी आपको सारवंतर ज्ञात करना है, उसके 3 और पद लिखने हैं। तो आपने पहला भाग तो हल कर दिया।
अब देखो दूसरे भाग में आपको बोला गया है 2,5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। तो अभी आप देखो केवल और केवल एकमात्र तरीका आपके पास यही होता है एपी पहचानने का कि आप अंतर निकालो पदों के। अगर वो बराबर आ रहे हैं तभी आप बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है। तो आप देखो यहां पर आप a2 माइनस a1 निकालो तो आपके पास आ जाएगा 5/2 माइनस 2। तो देखो जब आप इसे हल करोगे तो 5 माइनस 4/2 आ गया, क्योंकि लासापा आपको 2 लेना ही होगा, तो यहां से 1/2 आ गया। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 निकालो तो ये 3 माइनस 5/2 आ गया। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो तो 2 आ गया और इधर 6 माइनस 5 आ जाएगा, अर्थात 1/2 आ गया। आप आगे भी ऐसे निकालिए a4 माइनस a3, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7/2 माइनस 3। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो तो 2 आ गया, तो ये 7 माइनस 6 बन गया, अर्थात 1/2। तो आप देखो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 ये सब बराबर आ रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी तो आपके पास हो जाएगी। तो आपने लिख दिया एपी में है। अब एपी में है तो इसका आपको सारवंतर लिखना है। तो सारवंतर अर्थात इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते थे, तो सारवंतर यही वैल्यू होती है जो ये आती है। तो आप देख रहे हो ये सभी समान आ रहे हैं और यही वैल्यू आपके पास सारवंतर हो जाएगी, अर्थात इस समांतर श्रेणी का सारवंतर 1/2 हो जाएगा। फिर आपको बोला गया था कि यदि एपी में है तो इनके 3 और पद आपको लिखने हैं। तो देखिए ये आपके पास a1, a2, a3 तथा a4 आपके पास आ चुके हैं। अब मतलब आपको a5 लिखना है, a6 लिखना है और a7 और लिख देना है। तो देखो किसी भी समांतर श्रेणी का जो सामान्य या व्यापक पद होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब यहां से आप देखो यदि आपको a5 लिखना है, मतलब n की जगह आप 5 लगाओगे, तो यहां से देखो आपके पास आ जाएगा a प्लस n की जगह तो आप 5 लिख रहे हो, तो ये 5 माइनस 1 गुणा डी अर्थात a प्लस 4d। तो देखो a मतलब आपके पास ये पहला पद होता है, a को ही a1 बोलते हैं। तो आपके पास a तो देखिए 2 आ गया, प्लस 4 गुणा d का मान 1/2 है। तो देखो 2 प्लस 2 अर्थात 4 आपके पास आ गया, मतलब a5 अर्थात पांचवा पद तो आपके पास 4 आ गया। इसी तरीके से आप a6 निकालोगे, मतलब n की जगह आप इसमें 6 लगाओगे। तो देखो a6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस 5d। तो देखिए 2 प्लस 5/2, तो ये आपके पास 9/2 आ जाएगा। तो आपने छठा पद भी निकाल लिया। इसी तरीके से यदि आप a7 निकालोगे तो आपके पास a प्लस 7d आ जाएगा, सॉरी 6d आ जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 1 करेंगे ना यहाँ पर। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 6 गुणा डी का मान 1/2। तो देखो ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 3 आपके पास बचा, अर्थात 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने जो अगले 3 पद थे वो भी निकाल दिए, जो कि 4, 9/2 तथा 5 आ जाएंगे। अब देखिए हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग 3 पर। इसमें आपको बोला गया है कि जो 4 पद आपके पास दिए हुए हैं वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो देखो आप a2 माइनस a1 निकालो तो वो आ जाएगा -3.2 माइनस -1.2, क्योंकि a2 मतलब -3.2 में से आप इसको घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह का ध्यान रखें आप बिल्कुल। तो ये आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2 अर्थात माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 भी निकालिए, तो वो देखो आपके पास आ गया माइनस का 5.2, ये देखो प्लस हो जाएगा जैसे इस प्रश्न में प्लस हुआ है इस वाले भाग में, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप a4 माइनस a3 भी निकालेंगे तो ये आ गया माइनस का 7.2 माइनस -5.2। तो देखो ये आपके पास आ गया माइनस का 7.2 प्लस 5.2 अर्थात -2। तो आप देख रहे हो कि आपने a2 माइनस a1 निकाला, a3 माइनस a2 निकाला, a4 माइनस a3 निकाला, ये सभी आपके पास बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो श्रेणी होगी वो AP में हो जाएगी, अर्थात समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब बात करते हैं यदि समांतर श्रेणी है तो आपको बोला गया था कि आपको तो सारवंतर भी बताना होगा। तो देखिए सारवंतर अर्थात स्मॉल डी, तो ये जो मान आपके पास आता है, ये जो -2 आप देख रहे हैं बार बार जो बराबर आया है, यही आपका सारवंतर कहलाता है। तो इस तरीके से सारवंतर यहां पर -2 आ जाएगा।
अब सारवंतर यदि आपने निकाल लिया तो अब आप इसके अगले 5 पद निकालें, अगले 3 पद निकालेंगे, अर्थात A5, A6 और A7। तो देखो ये सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो पहला पद होगा वो आपके पास A1 कहलाया जाता है, तो A बराबर A1 हो जाता है और वो -1.2 आएगा। तो देखो A5 जो आता था वो फॉर्मूले से A + 4D आएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो, हमने आपको यहां पर बताया है। अगर आप A5 निकालोगे मतलब n की जगह 5 लगाना पड़ेगा तभी तो A5 आएगा। तो आप देखो 5 लगाओगे तो A + 4D बनेगा केवल। तो इस तरीके से A5 यदि आप निकालोगे तो A + 4D, और आप मान रखो तो A का मान तो -1.2 प्लस 4 गुणा D अर्थात आपके पास -8 आ गया, तो ये माइनस का 9.2 आ गया। इसी तरीके से A6 यदि आप निकालोगे तो आपके पास आ गया A + 5D अर्थात माइनस का 1.2 प्लस, अब देखो D का मान -2 है तो 5 में गुणा किया तो -10 आ गया, तो ये -11.2 आ गया। इसी तरीके से आप A7 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से A + 6D के बराबर। तो देखो A का मान तो -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान -2 आ गया आपके पास, तो ये आ गया -1.2 -12 अर्थात माइनस का 13.2। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखिए तीनों पद भी निकाल दिए जो अगले पद थे, A5, A6 तथा A7। चलिए अब हम चतुर्थ भाग पर बढ़ते हैं। इस चतुर्थ भाग में आपको देखिए बोला गया है कि 4 पद आपके पास है -10, -6, -2 तथा 2। तो देखो आप A2 - A1 निकालो सबसे पहले, तो -6 माइनस -10, तो -6 + 10 अर्थात 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A3 - A2 निकालिए, तो ये आ जाएगा -2 माइनस -6, तो -2 + 6 आया अर्थात 4 आ गया। इसी तरीके से आप A4 - A3 निकालिए, तो देखो 2 -2 अर्थात 2 + 2 मतलब 4 आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि ये A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 ये सभी तो बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी, मतलब वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब बात आती है कि यदि समांतर श्रेणी है तो आपको उसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सारवंतर अर्थात स्मॉल d से आप प्रदर्शित करते थे तो वो यही वैल्यू आपके पास आ जाती है, जो ये अंतर होता है ना बराबर आती है जो, तो यही सारवंतर हो जाएगा अर्थात 4 हो जाएगा। अब सारवंतर आ गया तो अब आप इसके 5वां, 6ठा तथा 7वां पद निकालोगे क्योंकि अगले 3 पद वही हैं। तो A5 देखो आपके पास आ गया A + 4D, तो देखो A का मान तो आपके पास A1 होता है मतलब ये -10 हो गया, प्लस 4 गुणा D का मान 4 अर्थात -10 + 16 आ गया, तो ये देखो 6 आपके पास आ चुका है। अब A5 यदि आपके पास आ गया तो आप A6 भी निकालोगे, तो ये आ गया A + 5D, तो देखो A का मान तो -10 प्लस 5 गुणा 4, देखो ये आ जाएगा -10 + 20 अर्थात 10 के बराबर। तो आपने A6 मतलब छठा पद भी निकाल दिया, और इसी तरीके से आपकी बारी आती है 7वां पद अर्थात A7 निकालने की, तो वो आ जाएगा A + 6D, तो देखिए A की वैल्यू तो -10 प्लस 6 गुणा D का मान 4, तो -10 + 24 अर्थात आपके पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये अगले 3 पद भी निकाल दिए हैं। अब यहां पर आप एक बात और गौर करें कि हम इन 3 पदों को किसी और तरीके से और भी निकाल सकते हैं, तो मैं मेथड 2 करके लिख देता हूं। आप सबसे पहले देखो कि जो आपके पास पद दिए हुए हैं वो है -10, -6, -2, -2, और इसी तरीके से आगे आपके पास पद चलते रहेंगे। तो अब आप देखो कि आपके पास जो D आया है, जो D आया है वो आया है 4 के बराबर। D तक तो आपने पुराने तरीके से निकाल लिया। अब आप ये देखो कि आपके पास जो समांतर श्रेणी के पद आते थे तो वो D जोड़कर आते थे। जैसे अगर आपने एक फॉर्मूला भी अभी हमने सिखाया आपको कि D बराबर आपके पास आता है AN + 1 - AN, तो AN + 1 आपके पास आ जाएगा AN + D के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला वाला पद AN + 1 का मतलब है आगे आने वाला पद, AN मतलब पीछे वाले पद में D जोड़कर आ जाता है।
तो आप देखिए यहाँ पर -10 -6 -2, -2। तो ये तो आपके पास 4 पद प्रश्न में दिए हुए थे। अभी हम आगे आने वाले पद लिखते हैं। तो देखिए अगला पद आ जाएगा 2, इसमें आप 4 जोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से देखो ये आपके पास 2 + 4 आया। अब इसमें भी आप 4 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपके पास देखो अगला पद आ गया। अगर आप इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो ये आप देखो आपके पास और अगला पद आ जाएगा। इसी तरीके से आप काफी सारे पद निकाल सकते हो। तो आप ये देखो कि आपके पास आ जाएगा -10 -6 -2, 2, देखो ये 6 आ गया। ये देखो 6 में 4 जोड़ा गया बेसिकली, तो ये 10 आ गया। अब आप इस 10 में से 4 जोड़ दो या फिर ऐसे देख लो यहां से, तो ये आपके पास 14 आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपने इस तरीके से पद निकाले, चाहे आप फॉर्मूले से पद निकालो, सभी कंडीशन में आपके पास पद तो बराबर आते ही हैं। अब आप पांचवें भाग में देखो, आपको यहां पर 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2 √2, चौथा पद है 3 + 3 √2 और डैश 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 लिखा हुआ है, मतलब काफी सारे पद आपके पास हैं। अब यहां पर आप देखो कि यदि आपको ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है, तो आपके पास दुनिया में केवल एक ही तरीका होता है कि आप a2 - a1 सबसे पहले निकालो। तो देखिए वो आपके पास आ जाएगा 3 + √2, a2 हो गया माइनस a1 अर्थात 3 आ गया। तो ये देखो आपके पास √2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप a3 - a2 निकालोगे, तो देखो वो आ जाएगा 3 + 2 √2 माइनस a2 आ गया 3 + √2। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया आपके पास, और यहां पर आप देखो ये 2 √2 बचा और ये माइनस का √2 अर्थात √2 ही आपके पास आ जाएगा। अब आप a4 - a3 निकाल दीजिएगा। तो देखो ये आपके पास a4 दिया हुआ है 3 + 3 √2 माइनस a3 आप देख सकते हो 3 + 2 √2 है, तो आपने ये भी लिख दिया यहाँ पर। फिर आप गौर करने पर पाएंगे कि 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 √2 बचा है और ये 2 √2 है और ये माइनस है, अर्थात 3 √2 में से 2 √2 आपको घटाना है, तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। अब आपने देखा कि ये a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 ये सभी तो आपके पास बराबर आ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी, अर्थात आप बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि AP को हिंदी में समांतर श्रेणी ही बोला जाता है। तो अब बात आती है कि यदि ये समांतर श्रेणी में है तो आपको तो सारवंतर भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए सारवंतर अर्थात d, तो ये जो मान आता है, जो बराबर वाला मान आता है, ये √2, इसी को आप सारवंतर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास सारवंतर आ गया √2। अब आपने सारवंतर निकाल लिया, तो आपको आगे के पद निकालने हैं। तो देखिए आप a5 निकालोगे। अब a5 आप सोचो कि आपके पास एक तो फॉर्मूला वाला तरीका है और एक तरीका है आप हर अगले पीछे वाले पद में d जोड़ के आगे वाला पद निकाल सकते हो। तो आप a5 कैसे आ सकता है, a4 में आप d जोड़ दो, अर्थात a4 तो आप देखो 3 + 3 √2 है, प्लस आप d जोड़ दोगे तो 3 + देखिए 4 √2 आ गया, ये आपने a5 निकाल दिया। अब बात आती है a6 निकालने के लिए, तो a6 आ जाएगा a5 में से d जोड़ दो, क्योंकि आप देखो a6 निकालना है तो मतलब पीछे वाले पद में d जोड़ दो, तो आपके पास a6 आ जाएगा। तो ये देखो 3 + 4 √2, ये तो आपने a5 निकाल ही लिया। अब d आपके पास √2 आया था, तो हल करने पर आपके पास 3 + 5 √2 हो जाएगा। अब अंत में आप a7 भी निकालोगे, तो आपके पास वो हो जाएगा a6 + d। तो देखिए 3 + a6 तो आया है, 3 + 5 √2, तो आपने a6 लिख दिया, प्लस d अर्थात √2 आपने और लिख दिया, तो ये 3 + 6 √2 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अगले 3 पद अर्थात a5, a6 तथा a7 निकाल दिए हैं। अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 6 पर। तो देखिए भाग संख्या 6 में आपको यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद है 0.2, दूसरा पद है 0.22, तीसरा पद है आपके पास 0.222 और चौथा पद है आपके पास 0.2222।
तो अभी आप ये देखो कि आप A2 माइनस A1 निकालोगे सबसे पहले, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये जांचना होगा कि या ये AP अर्थात समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए आप A2 माइनस A1 निकालो तो ये आ गया 0.22 माइनस 0.2। तो देखो ये हल करने पर आपके पास 0.02 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालेंगे तो वो देखो आपके पास आ गया 0.222 माइनस 0.22। तो देखो ये हल करने पर आपके पास 0.002 आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं निकालना A4 माइनस A3 तो आप निकाल सकते हैं। तो वो देखो आपके पास 0.2222 माइनस 0.222 मतलब 0.0002 आएगा। अगर आप नहीं निकालना चाहते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप देखो आपके पास जब ये दोनों ही डिफरेंस अर्थात मान बराबर नहीं आए हैं तो आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब आपको कोई से भी दो मान ऐसे दिख जाएं कि जो बराबर नहीं है। हो सकता था ये दोनों बराबर आए लेकिन ये बराबर ना आए, तब भी आप बोल सकते थे कि ये AP नहीं हो जाएगी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह AP में नहीं होंगे, अर्थात ये जो चार पद हैं ये और आगे मिलके भी ये सभी पद समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगे। अब चूंकि समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगे तो आपको फिर इसमें सारवंतर या अगले तीन पद निकालने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम सातवें भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए आपको चार भाग दिए हुए हैं, सॉरी चार पद दिए हुए हैं। पहला पद है 0, दूसरा पद है आपके पास -4, तीसरा पद है आपके पास -8 और चौथा पद है आपके पास -12। तो आप देखो सबसे पहले तो आप A2 माइनस A1 निकालो तो वो आ जाएगा -4 -0 अर्थात -4। आप A3 माइनस A2 निकालोगे अब तो देखो -8 माइनस -4 तो ये -8 प्लस 4 आ गया अर्थात -4 आ गया। तो अब आप A4 माइनस A3 भी निकालेंगे तो देखो A4 तो -12 है माइनस A3 का मान -8 हो गया तो ये -12 प्लस 8 मतलब -4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये सभी बराबर तो आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी बनाएगी। अब चूंकि आगे बोला गया था आपको प्रश्न में कि यदि समांतर श्रेणी बनाएंगे तो फिर आपको सारवंतर लिखना है। तो सारवंतर अब आप देखो लिखोगे तो वो आपके पास यही मान होता है जो बराबर आता है। तो यहां से आपको सीधे मालूम पड़ेगा कि सारवंतर तो -4 है। अब बात आती है कि आपको अगले तीन पद भी लिखने हैं। तो देखिए अब आप A5 लिखो तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D, अर्थात चतुर्थ पद में आप D जोड़ दो तो A5 आ जाएगा। तो A4 आपके पास है यहाँ से देखिए -12 प्लस D का मान आप देखो -4 आया ही है तो ये -16 हो गया। इसी तरीके से अब आप A6 निकालोगे तो वो आपके पास बन जाएगा, आप A5 में D जोड़ दो तो A5 आपके पास -16 देखो आप निकाल चुके हो प्लस D का मान -4 तो ये -20 आ गया। अब आपने A6 निकाल लिया तो अब आप A7 भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए A7 हो जाएगा आप A6 में D जोड़कर निकाल सकते हैं। तो देखो A6 तो आपके पास -20 आ गया और D का मान -4 अर्थात -24। तो इस तरीके से आप देखो आपने अगले तीन पद अर्थात A5, A6 तथा A7 भी निकाल दिए हैं। आठवें भाग में आप देखो कि आपको पहला पद दिया है -1/2, दूसरा पद भी -1/2 दिया है, तीसरा पद भी -1/2 दिया है और चतुर्थ पद भी -1/2 दिया है। तो देखो सबसे पहले तो आप A2 माइनस A1 निकालोगे, अर्थात आप -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 अर्थात 0। इसी तरीके से आप देखिए A3 माइनस A2 निकालोगे, अर्थात आप दोबारा फिर -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो आपके पास 0 ही आएगा। और A4 माइनस A3 निकालोगे तो वो भी आपके पास 0 ही आएगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि अगर आप A2 माइनस A1 निकाल रहे थे या A3 माइनस A2 निकालो या A4 माइनस A3 निकालो तो ये सभी तो आपके पास बराबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी बना रही है। अब आपको बोला गया था कि यदि ये समांतर श्रेणी बनाए तो फिर आपको सारवंतर बताना है।
तो देखिए सार्वंतर अर्थात स्मॉल डी वो यही मान हो जाएगा जो ये बराबर आता है। तो इस तरीके से आपके पास जो सार्वंतर हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब यहां से आप देखो कि आपने सार्वंतर निकाल लिया, तो अब आप A5 निकालो। तो A5 हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 आप देखो -1/2 है और आप इसमें डी जोड़ रहे हैं अर्थात 0 जोड़ रहे हैं, तो माइनस का 1/2 ही आएगा। इसी तरीके से अब आप A6 निकालोगे तो वो आ जाएगा A5 प्लस डी, अर्थात A5 तो देखो -1/2 है प्लस डी अर्थात 0, तो ये भी -1/2 आया। अब आप A7 निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा A6 प्लस डी। तो देखिए A6 भी -1/2 है और डी अर्थात 0 जोड़ोगे तो -1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास A5, A6 तथा A7 तीनों पद आ रहे हैं और वो तीनों पद आपके पास -1/2 ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये एक ऐसी श्रेणी हो गई है, एक विशेष प्रकार की समांतर श्रेणी है जिसके सभी पद बराबर हैं। अब देखिए 9वें भाग पर बढ़ते हैं। तो 9वें भाग में आपको देखिए 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद है 1, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है आपके पास 9 और चौथा पद है 27। तो देखो सबसे पहले तो आपको यह जांचना था कि क्या ये समांतर श्रेणी है भी अथवा नहीं है। तो आप देखो A2 माइनस A1 निकालो तो वो आ गया 3 माइनस 1 अर्थात 2। अब आप A3 माइनस A2 निकालेंगे तो वो देखो 9 माइनस 3 आ जाएगा, मतलब 6 आ गया। अब यहां पर आप चाहें तो आगे पद ना भी निकालें, क्योंकि आप देखो यही आपके पास बराबर नहीं आ रहा है। तो चूंकि आपने यहां पर देखा कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, अर्थात ये बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं होगी, अर्थात ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं बना रही है। अब यदि समांतर श्रेणी नहीं बना रही है तो सार्वंतर का यहां पर बात ही नहीं उठती है और ना ही आपको अगले पद 3 पद भी निकालने हैं। अब हम 10वें भाग पर बढ़ते हैं। भाग संख्या 10 में आप देखिए आपको 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद है आपके पास A, दूसरा पद अर्थात A2 आपको दिया हुआ है 2A, A3 आपके पास 3A दिया हुआ है और A4 आपको 4A दिया हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले तो आप A2 माइनस A1 निकालेंगे तो ये 2A माइनस A आ गया अर्थात A के बराबर आया। फिर आप A3 माइनस A2 भी निकालेंगे तो ये आ गया 3A माइनस 2A अर्थात A के बराबर। और इसी तरीके से आप A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हैं तो वो भी आप पाएंगे 4A माइनस 3A आ जाएगा अर्थात A के बराबर। तो देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी, अर्थात समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो फिर आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सार्वंतर आपने सीखा था कि जो ये मान आता है बराबर वाला यही आपके पास सार्वंतर बन जाता है। तो यहां से जो सार्वंतर आएगा वो आपके पास A आ गया। अब चूंकि आपने सार्वंतर भी निकाल दिया तो अब आपको अगले 3 पद निकालने होंगे, अर्थात सबसे पहले आप A5 अर्थात 5वां पद निकालिए तो वो आ जाएगा A4 में आप D जोड़ दो अर्थात चतुर्थ पद में D जोड़ने पर। तो A4 आप देखो आपके पास तो वो 4A के बराबर है और आप उसमें D जोड़ देंगे और D का मान आपके पास A है अर्थात ये 5A आ गया, अर्थात A5 अर्थात 5वां पद जो होगा वो 5A हो गया। इसी तरीके से आप A6 निकालोगे तो A6 कब आएगा, जब आप A5 में D जोड़ दोगे। तो देखो A5 तो मतलब 5A और उसमें आपने A जोड़ दिया तो ये 6A बन गया। इसी तरीके से A7 अर्थात A6 प्लस D मतलब 6A प्लस D का मान A आ गया तो ये देखो आपके पास 7A आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने A5, A6 तथा A7 अर्थात अगले 3 पद भी ज्ञात कर दिए हैं। अब देखिए 11वें भाग को देख लेते हैं। इसमें आपको 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद है आपके पास A, दूसरा पद आपको दिया हुआ है A², तीसरा पद है A³ और चौथा पद है A की घात 4। तो अभी आप ये देखो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि क्या ये AP है अथवा नहीं है। तो आपने सीखा था केवल और केवल एकमात्र तरीका यही होता है कि आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 तथा A4 माइनस A3 निकालें।
तो देखिए सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस a आया। तो आप ये देखो कि ये आ गया a2 माइनस a1। अब आप a3 माइनस a2 निकालो तो वो आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब आप a4 माइनस a3 भी निकाल दीजिएगा तो वो आ जाएगा a की घात 4 माइनस a की घात 3। फिर आप यहां से देख रहे हो कि क्या ये आपके पास बराबर आ रहे हैं, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये बराबर तो नहीं है। तो चूंकि आपके पास a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अब देखिए मैं आगे भले ही नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको आगे वाले पद भी बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये बराबर ही नहीं आए इनका अंतर, इसलिए ये जो दी गई श्रेणी है वो AP में अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं होगी। चलिए अब हम 12वें भाग पर बढ़ते हैं। तो देखो 12वें भाग में आपको यहां पर देखो √2, √8, √18 और √32 दिया है। तो आप सबसे पहले इसको a1 मान लो क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये आपके पास चतुर्थ पद हो गया। तो आपके पास केवल और केवल एक तरीका होता है समांतर श्रेणी चेक करने का। तो देखो आप a2 माइनस a1 निकालो तो यहां से आपको मिलेगा √8 माइनस √2। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 भी निकालिए तो वो आपको मिल जाएगा √18 माइनस √8। और आप a4 माइनस a3 भी निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा √32 माइनस √18। अब यहां से यह संदेह मन में आ सकता है कि ये तीनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सोचें इसे। आप ध्यान रखें जो भी अंडर रूट वगैरह में आपके पास पद आते हैं तो आप उनको सबसे पहले एक सरल रूप में लिख लें, अर्थात √8 को आप 2 √2 लिख सकते हो तो ये माइनस √2 अर्थात √2 आ गया। इसी तरीके से √18 को आप देखिए लिख सकते हैं 3 √2 माइनस √8 को आप 2 √2 लिख सकते हो तो ये आपके पास देखो √2 आ गया। इसी तरीके से देखो √32 को आप लिख सकते हो 4 √2 माइनस √18 को आप 3 √2 लिख सकते हो। तो जब आप 4 √2 में से 3 √2 घटाओगे तो आपके पास √2 बच जाएगा। तो चूंकि आपने देखा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए जो दी गई श्रेणी है वो AP में हो जाएगी अर्थात समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब चूंकि समांतर श्रेणी आ गई है तो अब आपको इसका सारवंतर भी लिखना होगा। तो देखिए सारवंतर अर्थात स्मॉल d, सारवंतर यही मान होता था जो देखिए बराबर आता था, तो ये सारवंतर जो होगा वो आपके पास √2 हो जाएगा। तो आपने देखिए सारवंतर भी निकाल दिया। अब बात आती है कि आप इसके अगले 3 पद अर्थात a5 मतलब 5वां पद भी लिखो सबसे पहले तो वो आ जाएगा चतुर्थ पद में d जोड़ने पर। तो a4 आप देखो आपके पास है ये, अगर आप लिखना चाहते हैं √32 तो √32 लिखें, अदरवाइज थोड़ा सरल करना चाहते हो तो 4 √2 लिख सकते हो प्लस d का मान √2 आ गया अर्थात 5 √2 आ गया। देखो आप चाहो तो 5 √2 लिख सकते हो और यदि आप इसको थोड़ा सरल भी करना चाहते हो तो ये √50 बन जाएगा क्योंकि आप 5 को तो अंदर ले सकते हो तो 25 का गुणा 2 से हो जाएगा। तो a5 आपके पास आ गया 5 √2 या √50, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से आप a6 भी लिखोगे तो वो हो जाएगा a5 प्लस d अर्थात 5वें पद में आप d जोड़ दो तो ये आ जाएगा 5 √2 प्लस √2। तो देखो 6 √2 आ गया, तो या तो आप 6 √2 लिखो, यदि नहीं तो आप इसको √72 लिख सकते हो क्योंकि 6 अंदर पहुंच जाएगा तो 36 का गुणा 2 से आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से √72 आपके पास आ जाएगा। अब आप a6 अर्थात छठे पद को लिखने के बाद 7वें पद पर भी आएंगे तो वो आ जाएगा a6 प्लस d अर्थात छठे पद में आप d जोड़ दो तो ये 6 √2 प्लस √2 अर्थात 7 √2। चाहे आप 7 √2 लिखो या आप इसको थोड़ा सरल करो तो ये √98 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो a5 होगा वो 5 √2 लिख सकते हो या √50, a6 आप 6 √2 अर्थात √72 लिख सकते हो और a7 आप 7 √2 अर्थात √98 लिख सकते हैं। अब देखिए हम 13वें भाग पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न के देखिए 13वें भाग में आपको जो पद दिए हुए हैं वो हैं √3 अर्थात a1 हो गया, √6 मतलब ये a2 आ जाएगा
√9 मतलब A3 आ गया और √12 मतलब A4 आ गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो आप A2 माइनस A1 निकालो तो आपके पास आ जाएगा √6 माइनस √3। आप A3 माइनस A2 निकालो तो वो आ जाएगा √9 माइनस √6। आप A4 माइनस A3 निकालो तो वो आपके पास आ जाएगा √12 माइनस √9। तो आप देखो, आप इसको कितना भी सरल कर लीजिएगा ये कभी बराबर ही नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो आपने देखा चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू, आप आगे भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो इसलिए ये जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी अर्थात AP में नहीं होगी। तो देखिए अब हम 14वें भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में जो आपको 4 पद दिए हैं वो हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तथा 7 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास पहला पद हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आपके पास दूसरा पद हो गया, 5 का स्क्वायर आपके पास तीसरा पद हो गया और 7 का स्क्वायर आपके पास चतुर्थ पद हो गया है। तो अभी आप ये देखो कि आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है भी अथवा नहीं भी है। तो आप A2 माइनस A1 निकालिए तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये 9 माइनस 1 आ गया क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 8 आ गया। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालो तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, तो आपको ये 16 मिल गया। तो आप चाहे आगे ना भी निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको यहीं से मालूम पड़ गया कि A2 माइनस A1 आपके पास A3 माइनस A2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो दी गई श्रेणी है वो AP अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं होगी। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 15 पर। तो देखिए भाग संख्या 15 में आपको A1 दिया हुआ है 1 स्क्वायर, A2 दिया हुआ है 5 स्क्वायर, A3 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और A4 अर्थात चतुर्थ पद दिया हुआ है 73 मतलब 73। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है भी अथवा नहीं है। तो आप A2 माइनस A1 निकालो तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 25 माइनस 1 मतलब 24 आ गया। अब आप A3 माइनस A2 भी निकालेंगे तो देखिए वो आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आपके पास देखो 49 माइनस 25 आ जाएगा, तो ये आपके पास 24 आ गया। इसी तरीके से आप A4 माइनस A3 भी निकाल लीजिएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 73 माइनस 49, तो ये देखिए आपके पास 24 आ गया। तो यहां से आपके पास ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 तीनों बराबर आ चुके हैं और 24 के बराबर हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं ये जो दी गई श्रेणी है वो AP अर्थात समांतर श्रेणी में आ गई है। अब चूंकि समांतर श्रेणी में आ गई है तो आपको बोला गया था कि आपको सारवंतर लिखना होगा। तो सारवंतर अर्थात स्मॉल d ये वही मान होता है जो आपके पास ये बराबर आया होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कोई भी आप निकालें तो आपके पास 24 आया है। तो इस तरीके से सारवंतर आपके पास 24 आ जाएगा। अब चूंकि आपने सारवंतर निकाल ही लिया तो अब आप अगले 3 पद भी निकालेंगे। तो देखिए A5 निकालते हैं तो A5 जो होगा वो चौथे पद में D जोड़ने पर आ जाएगा, अर्थात देखो A4 तो आपके पास 73 है और उसमें आप D अर्थात 24 जोड़ दोगे तो आपके पास 97 आ जाएगा। तो इस तरीके से पांचवा पद तो आपके पास आ गया 97। इसी तरीके से आप छठा पद निकालोगे अर्थात A6, तो जो छठा पद होगा वो पांचवें पद में D जोड़ने पर आ जाएगा। तो A5 आपके पास 97 आ चुका है प्लस D अर्थात 24 आप जोड़ोगे तो ये आपके पास 121 आ गया। इस तरीके से आपने छठा पद अर्थात A6 भी निकाल दिया और इसी तरीके से अब आप अंत में चलोगे सातवां पद अर्थात A7, तो वो आ जाएगा छठे पद में सारवंतर अर्थात D जोड़ने पर। तो A6 आपके पास हो गया 121 प्लस 24 अर्थात 145। तो इस तरीके से आपने इस भाग में भी पांचवां पद, छठा पद तथा सातवां पद निकाल दिया है।